कांग्रेस नेता पूर्व सांसद उदित राज ने बीएसपी पर जमकर हमला बोला है। उदित राज ने कहा कि बीएसपी का बीजेपीकरण हो गया है। मायावती जो भी फैसले लेती हैं, उसमें बीजेपी का हाथ रहता है। बीएसपी चीफ मायावती के फैसलों पर अब जमकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब साबित हो गया है कि बीएसपी को बीजेपी चला रही है। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भाषण दिया था और 24 घंटे में उनको पद से मायावती ने हटा दिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आकाश आनंद ने कांग्रेस एसपी से अगले विधानसभा चुनाव में समझौता करना चाहिए, ये बात कही थी, नहीं तो जीरो ही रहेंगे। इससे अंदरूनी रूप से बीजेपी परेशान हो गई। बीजेपी का वोट बैंक और कहीं से बढ़ने वाला नहीं है। पसमंदा मुसलमान की बात उठाकर भी लाभ नहीं मिला। बीएसपी ही रह जाती है जिसके वोट में सेंध लगा सकती है। उदित राज ने आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि वो अगर आकाश आनंद मान जाते हैं तो वो राहुल गांधी से मिलवाने को तैयार हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र से चलकर अब बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है। एनडीए में ही औरंगजेब को लेकर अब खींचतान शुरू हो चुकी है। एक तरफ जदयू नेताओं का मानना है कि औरंगजेब एक कुशल शासक था और अब्बू आजमी पर जो कार्रवाई हुई है वह बिल्कुल गलत है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वह कह रहे हैं कि औरंगजेब का जो कोई भी तारीफ करेगा वह देशद्रोही है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के नेता कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी के नेता यह भी कर रहे हैं कि जो भी औरंगजेब का तारीफ करेगा उसे भारत छोड़ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से औरंगजेब का मुद्दा एनडीए के अंदर में ही घमासान पैदा कर दिया है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य अबू असीम आजमी को बजट सत्र के लिए निलंबित करने के बाद अब औरंगजेब के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में कोई हंगामा नजर नहीं आया। लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा की सीढ़ियों पर 2 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर डाली। पहले मंत्री थे योगेश कदम और दूसरे जयकुमार गोरे। योगेश कदम ने पुणे में जो बस में रेप हुआ था उसके बाद एक असंवेदनशील बयान दिया था। उस बयान के आधार पर विपक्ष ने उनसे इस्तीफा मांगने की कोशिश की। तो दूसरे मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के जयकुमार गोरे। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक महिला को अपने न्यूड फोटो भेजे। देखिए, मामला तो 2 साल पुराना है और इसमें जयकुमार गोरे को 10 दिन की जेल भी हुई थी। लेकिन अब ये मामला विपक्ष दोबारा उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि महिलाओं के प्रति महाराष्ट्र सरकार गंभीर नहीं है और गंभीर होती तो जयकुमार गोरे यहाँ पर मंत्रिमंडल में नहीं होते। विपक्ष ने अभी दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग दोबारा दोहराई है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री एक बार फिर 2 दिवसीय गुजरात दौरे पे जा रहे हैं। 7 और 8 मार्च को प्रधानमंत्री गुजरात में रहेंगे। 8 मार्च को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 7 और 8 मार्च दोनों दिन वो गुजरात में रहेंगे। वहीं लिंगायत इलाके में नीलगिरी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे। 8 मार्च को पीएम नवसारी में रहेंगे। सूरत में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को और वृद्ध व्यक्तियों को किट का वितरण करेंगे। 7 मार्च की रात सूरत के सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद 8 मार्च को पीएम मोदी नवसारी पहुंचेंगे और विश्व महिला दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। यहाँ वो लखपति दीदियों का सम्मान करेंगे। सूरत और नवसारी दोनों जगह पीएम मोदी की विशाल जनसभा भी होगी। पीएम मोदी 8 मार्च को नवसारी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये एक संयोग भले हो सकता है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले से ये भी तय है कि प्रधानमंत्री जहां 7 और 8 तारीख को गुजरात में रहेंगे, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 7 और 8 मार्च को गुजरात में ही रहेंगे। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामलों को अब कांग्रेस बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब दलितों की लड़ाई लड़ने जा रही है। खास बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है
कि मथुरा से लेकर मेरठ तक की घटनाएं बता रही हैं कि यूपी में दलितों का उत्पीड़न बढ़ रहा है और इन मुद्दों पर सरकार खामोश है। ऐसे में कांग्रेस इन घटनाओं को बड़ा मुद्दा बनाएगी और दलितों के हक में लड़ाई लड़ेगी। यूपी में दलित मतों को लेकर राहुल गांधी भी काफी सक्रिय हैं। मायावती उन पर लगातार हमले कर रही हैं और समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए इस वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। ऐसे में दलित उत्पीड़न के मामलों पर अब कांग्रेस खुलकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। दरअसल यूपी में दलित मतदाताओं की आबादी राजनीतिक तौर पर निर्णायक मानी जाती है, लिहाजा हर राजनीतिक दल उसे अपने पाले में लाना चाहता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। धारावी पुनर्वसन को लेकर चल रही सियासत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सीधे तौर पर एंट्री हो गई है। राहुल गांधी आज मुंबई दौरे पर हैं। इसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी धारावी गए। धारावी में उन्होंने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों से मुलाकात की। खास तौर पर वो चमड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारियों से मिले। साथ ही जानना चाहा कि अगर उनका पुनर्वसन होता है और यहाँ से उनको कहीं और शिफ्ट किया जाता है तो उनके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब धारावी के मुद्दे को और आक्रामक ढंग से उठा सकते हैं। धारावी पुनर्वसन का ठेका अदानी समूह को गया है, जिसका विरोध राहुल गांधी पहले भी करते रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी आए थे तब धारावी पुनर्वसन प्रोजेक्ट को लेकर अदानी समूह और बीजेपी पर हमला बोला था। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली में बीजेपी सरकार का बजट बहुत जल्द पेश होगा। 24 से 26 मार्च वो तिथि होगी जब दिल्ली में नया बजट पेश होगा और उसको लेकर अलग अलग संगठनों से बातचीत की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा में व्यापारियों के साथ जो है वो बैठक की जा रही है, चर्चा की जा रही है, सुझाव जो है वो मांगे जा रही हैं। अपेक्षाएं और सुझाव दिल्ली के व्यापार और उद्योग संगठनों से संवाद किया जा रहा है। विकसित दिल्ली जिसको नारा दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो वो मौजूद हैं। साथ ही साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल, साथ व्यापारी नेता भी माने जाते हैं प्रवीण खंडेलवाल, वो भी मंच पर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में दिल्ली के सभी व्यापारी जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उनकी अपेक्षाएं और उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली का आने वाला बजट होगा उसमें इन सभी सुझावों और अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। व्यापारी संगठनों की बहुत समय से मांग है कि जिस तरीके से जो दिल्ली के अलग अलग बाजारों में उनकी दुकानें हैं उसका विकास होना चाहिए। बता दें इससे पहले महिलाओं से और शिक्षाविदों से संवाद किया गया था, आज व्यापारियों से संवाद किया गया है और अब आने वाले समय में झुग्गी वासियों के बीच भी दिल्ली की मुख्यमंत्री जाएंगी। यानी उन सभी संगठनों को, उन सभी समुदाय को जोड़ा जाएगा जो कि दिल्ली में वोटर होते हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं और उन सब की अपेक्षाओं और सुझावों के बाद ही दिल्ली का बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान में 8 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन होना है, जिसमें विधायक और दूसरे कई लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं होगी। आपस में मिलजुल कर वे यहां पर वैचारिक संवाद भी कर सकेंगे। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा इसे तैयार किया गया था। सितंबर 2023 को इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में सत्ता बदल गई है। अब बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से फैसला लिया है कि 8 मार्च को इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की शुरुआत के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तमाम कांग्रेस के नेता तंज कसने लगे हैं। उनका कहना है कि जब एक बार इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन हो चुका है तो फिर लोकसभा स्पीकर के हाथों क्यों इसे एक बार फिर से शुरू करने के लिए इसे उद्घाटन कार्यक्रम का नाम दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि इसे यदि शुरू ही करना है तो इसके उद्घाटन के नाम पर लोकसभा स्पीकर को नहीं बुलाया जाना चाहिए। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। इसके अलावा वैसे तो यूपी सरकार, यूपी को वर्तमान में जो चल रही है यूपी सरकार, यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है, किंतु आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी ज़रूरतों को लेकर जो दुर्दशा है वह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण
तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है। ये तो कभी कांग्रेस के ज़माने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है जिस नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। भाजपा व अन्य और जो रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं वो भी चलती हुई नज़र आ रही हैं, जो बड़े दुख की बात है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस व सपा सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना यूपी में शुरू की थी, तो इसको कांग्रेस और सपा की सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास, ग्राम विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण अब गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। जबकि बीएसपी की सरकार ने इस योजना को भरपूर धन देकर गांवों को 17 बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर यहाँ लोगों के जीवन में काफ़ी सुधार लाया था। ये बात सर्वविदित है। लेकिन अब आम चर्चा के मुताबिक अधिकांश सरकारों पर लोगों को बसाने से ज़्यादा लोगों के घर उजाड़ने के ज़्यादा आरोप हर जगह लग रहे हैं। ये भी आम चर्चा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज़्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है। क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों में कार्यकलापों आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना, ये अति शर्मनाक है। मतलब मामूली सा राहत देकर। उससे भी दुखद बात यह है कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताकर इनके आत्मसम्मान व बीड़ सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विंड एनर्जी कंपनी अवादा से हफ्ता मांगने के मामले में धनंजय मुंडे को सह आरोपी बनाए जाने की मांग जो है वो की जा रही है। बुधवार को बीड़ जिले के अलावा धाराशिव और जालना में बंद बुलाया गया था। विधानसभा में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने खुद के ही सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि परभणी के सोमनाथ सूर्यवंशी, जालना के कैलाश बोर्डे और लातूर के माउली सोट को कब न्याय मिलेगा। धनंजय मुंडे को उगाही मामले में सह आरोपी बनाने के लिए बीड़ सहित उसके आसपास के अन्य जिलों में टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। संतोष देशमुख की हत्या उगाही के मामले को लेकर हुई थी और इसलिए धनंजय मुंडे को जो है वो इस मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग जो है वो आंदोलनकारियों ने की है। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार नकली जो वोटर कार्ड है उन पे सवाल निशान उठा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रत्येक विधानसभा में 20,000 से 30,000 ऐसे नकली वोटरों को बीजेपी बनाना चाहती है और 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले वोटरों की संख्या बढ़ा देना चाहती है। जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली में वोटरों की संख्या बढ़ी थी और बीजेपी की वहां पे जीत हुई थी, वही फार्मूला बीजेपी पश्चिम बंगाल में यहाँ पे अपनाना चाहती है। इसको लेकर आज टीएमसी पार्टी ऑफिस में एक यहाँ पे बैठक हो रही है। बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है कि आखिर जिन इलाके में जिन विधायक, जिन मंत्रियों के वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे उनके वोटर को चेकिंग किया जाए
यानी जो लोग फर्जी वोटर पाए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में उनकी शिकायत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको लेकर सख्त हो चुकी है। तो कह सकते कि एक बार 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और किस तरह से जनता के बीच में जाए और जनता को टीएमसी के बारे में बताए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरह से उन्होंने काम किया है, इन सब चीजों को चर्चा करते हुए इस बार वोटरों पे भी निगाहें रखी जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाकुंभ के आयोजन पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी सुनाई। प्रयागराज महाकुंभ तमाम लोगों के लिए मोटी कमाई का भी जरिया बना था। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए। इस परिवार के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दिए गए अपने भाषण में भी जिक्र किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस परिवार के पास 130 नाव थी और परिवार ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की कमाई की। परिवार ने अपनी कमाई की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा महाकुंभ के दौरान नाविकों का उत्पीड़न और शोषण किए जाने के आरोप को भी ये परिवार गलत बता रहा है। हालांकि 30 करोड़ रुपए की कमाई पर इस नाविक परिवार ने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि पिछले तमाम महाकुंभ से इस बार की कमाई कहीं ज्यादा हुई और इसके लिए सबसे बड़ी वजह ये थी कि महाकुंभ में इस बार भारी भीड़ उमड़ कर आई थी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। शहीद वसीस गद्दार को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते कल भी इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और अब ये लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंच चुकी है। आज जम्मू में भाजपा जनता युवा मोर्चा की ओर से जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और उनके साथ राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से भी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने महाराजा को डिक्टेटर बताया है। वहीं शहीद और गद्दार कहे जाने पर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 13 जुलाई 1931 में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने के लिए उस दिन छुट्टी की मांग पर अड़ी है। तो बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा था कि वो गद्दार हैं। आज पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी कश्मीर घाटी में इसको लेकर विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। लगातार देखा जा रहा है कि ये मुद्दा जो है लगातार गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। इस समय पंजाब में किसान आंदोलन की दस्तक है और यही कारण है कि चाहे वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हुए हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमर अनशन है वो 101वें दिन में दाखिल हो चुका है। इसी तरह ही संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से ही मुख्यमंत्री ने साफ और स्पष्ट कर दिया था और उसके बाद पंजाब पुलिस हरकत में आनी शुरू हो चुकी थी और जिस तरह से किसान चंडीगढ़ की ओर चलने लगे थे बड़े बड़े काफिलों के जरिए, तो अलग अलग स्थानों पर पंजाब में नाकेबंदी कर दी गई और कई किसानों को सुबह होते होते ही हिरासत में ले लिया गया। कई लोगों को घरों में डिटेन भी कर दिया गया और इसी के साथ ही चाहे वो हरिंदर सिंह लखोवाल हों, जोगिंदर सिंह उग्राहा हों या फिर बलबीर सिंह राजेवाल हों, किसी को डिटेन कर लिया गया, किसी को हिरासत में ले लिया गया। इसी स्थिति के मद्देनजर ही आज संयुक्त किसान मोर्चा एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में किसानों को लेके क्या रणनीति होगी इसके ऊपर विचार चर्चा की जाएगी। कैमरामैन नबीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया आतंकी लजर मसीह महाकुंभ में कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बाबर खालसा इंटरनेशनल ISI के सक्रिय सदर लजर मसीह को यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। लजर मसीह कुलविंदर का बेटा, गाँव कुलियान, थाना रामदास, जिला अमृतसर का रहने वाला है, जो पिछले साल बाटला पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। लजर मसीह के पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटानोर और 1 विदेशी पिस्तौल बरामद हुई है। वो जर्मनी के PKI सदस्य स्वर्ण सिंह और जीवन फौजी पन्नू के निर्देश पर काम कर रहा था और पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ASI के सीधे संपर्क में था। डीजीपी ने आगे बताया कि महाकुंभ के दौरान लखनऊ, कौशाम्बी,
कानपुर की कई जगह पे गया था। पूछताछ में कुछ और साथियों का नाम बताया है जो यूएसए, पुर्तगाल, कतर में रहते हैं। इससे सिग्नल ऐप के द्वारा बातचीत करते थे अन्य साथियों से। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विपक्ष बीजेपी के नेता द्वारा 13 जुलाई के शहीदों को गद्दार बताने के मामले को लेकर आज यहाँ पर श्रीनगर में पीडीपी द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने की। इल्तिजा मुफ्ती अपने समर्थकों के साथ पार्टी ऑफिस से बाहर आई, उसके बाद लाल चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में रोक दिया और काफी धक्का मुक्की के बाद आखिरकार पीडीपी का ये प्रोटेस्ट वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ श्रीनगर की तरफ लौटा और इस प्रदर्शन के जरिए पीडीपी ने इस बात का जोरदार विरोध जताया जो 13 जुलाई 1931 के शहीदों को नेता विपक्ष द्वारा गद्दार बताया गया और यहाँ पीडीपी की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिला। के साथ आखिर कैसे पढ़ेगा गुजरात के 327 स्कूलों में सभी क्लास के विद्यार्थी महज एक कमरे में पढ़ रहे हैं और वहीं स्कूली बच्चों से जूते धुलवाने और शौचालय साफ करवाने के वीडियो से हुआ विवाद। गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 327 सरकारी प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक ही कमरे में संचालित हो रहे हैं। इसमें अगर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल की जाए तो ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, जबकि राज्य के 3 जिलों में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी है। जानकारी मौजूदा बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक शैलेश परमार की तरफ से पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी है। मंत्री जी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इन स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या कम है और जमीन की उपलब्धता में भी दिक्कत है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। इसी सत्र में ये जानकारी भी सामने आई कि राज्य के सौराष्ट्र में अकेले 3 जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में 2295 शिक्षकों की कमी है, जिनमें से जामनगर में 818 और देवभूमि द्वारका में 1266 शिक्षकों की कमी है। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े एक वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूली छात्र जो है वो जूते धो रहे हैं और शौचालय साफ कर रहे हैं। ये वीडियो दाहोद जिले का बताया जा रहा है। इन तमाम मामलों को लेकर फिलहाल कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कैमरा साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। घाटी में हाल में हुई बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों में सबसे अधिक बर्फबारी देखी गई है और बर्फबारी के तुरंत बाद अब जिस प्रकार से मौसम खुलने लगा है, हल्की हल्की धूप देखी जा रही है, उसके चलते पिछले 2-3 दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों की घटना बढ़ गई है। यहाँ आज भी सरबल इलाके में एक बड़ा बर्फीला तूफान देखा गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि इन बर्फीले तूफानों के दौरान कोई भी हताहत अभी तक नहीं हुआ है और प्रशासन और मौसम विभाग की तरफ से भी घाटी के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों तक बर्फीले तूफानों की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से कहा गया है कि वो खासतौर पर गांदरबल, बारामूला और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के उन पहाड़ी इलाकों की तरफ ना जाए जहां पर अक्सर बर्फीले तूफान और इस तरह के स्नो एवलांचेस देखे जाते हैं, ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसुफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के अंडाल में इन दिनों लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। दहशत के साए में इस वजह से जी रहे हैं कि देर रात में अचानक उनके घरों में दरारें आ गई, जमीन फट गया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो कि भूकंप आ गया हो। लोग डरे समय अपने घरों से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। बाहर जब निकले तो पता चला कि देखे कि पूरे इलाके में ऐसे दर्जन भर जो घर थे, सारे जो घरों का जमीन फट चुका है, कारें दब चुकी है, गाड़ियां, बाइक था, सब दब चुका है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। लगातार यहाँ पे प्रशासन की तरफ से लोग मदद की गुहार लगाने लगे और जब पता चला कि यहाँ से कोयले की खदान होती है, लगातार कोयले की खदान की वजह से जो निचले इलाके की जो जमीनें हैं वो बेहद कमजोर होते जा रही है और फटते जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक बार ऐसे अंडाल में इतना बड़ा हादसा होने से स्कूल की जो यहाँ पे जमीन थी, स्कूल विद्यालय था, वो भी पूरी तरह से फट चुका है और बच्चों को छुट्टी दे दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पे ले जाने का भी काम किया जा रहा है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, रिपोर्ट, कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से दक्षिण राज्य के दौरे पे हैं। पहले वो तमिलनाडु जाएंगे, उसके बाद बेंगलोर जाएंगे। हालांकि दोनों कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन
अमित शाह के दक्षिण दौरे से एक बार फिर से राजनीति गर्म होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि अगली बार एनडीए की सरकार तमिलनाडु में बनने जा रही है और ऐसे में दोबारा एक हफ्ते के अंदर दोबारा तमिलनाडु का दौरा, ऐसा लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा फोकस अब दक्षिण भारत पर कर लिया है। 2026 में वहाँ चुनाव भी होने। हालांकि तमिलनाडु में दौरा इस बार जो है CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक बल के स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पे पहुँचे हैं। रेजिंग डे वहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा बेंगलोर में एक मंदिर के उद्घाटन में भी गृह मंत्री शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे लगातार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पैठ को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। कैमरामैन अविनाश शाना के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रमोशन के लिए रेलवे में डिपार्टमेंटल परीक्षा के पेपर लीक कर फर्जीवाड़ा करने के मामले में सीबीआई ने रेलवे के बड़े अफसरों समेत कुल 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से रेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। चंदौली में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल की डिपार्टमेंटल परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा करने के आरोप में सीबीआई ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में रेलवे के 2 बड़े अफसर, 17 लोको पायलट और अन्य लोग शामिल हैं। लखनऊ से आई सीबीआई की टीम ने चंदौली के एक मैरिज लॉन से कई साल्वर्स को भी हिरासत में लिया। आरोप है कि ये सभी डिपार्टमेंट परीक्षा में एक दूसरे की जगह एग्जाम दे रहे थे। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का कैश बरामद हुआ है। आरोप है कि प्रमोशन के लिए आयोजित इस डिपार्टमेंटल परीक्षा को पास कराने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों से धन उगाही की गई और सॉल्वर्स को बुलाकर एग्जाम दिलाया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों का लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर के दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आज पूरी यमुना का निरीक्षण किया है। दरअसल में यमुना का निरीक्षण वोट कैंप से लेकर के कालिंदी कुंज तक किया है और यमुना की स्थिति को भांपने की कोशिश की है। जिस तरीके से 2025 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने यमुना को एक विशेष मुद्दा बनाया था, उसी यमुना को लेकर के अब बीजेपी जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल में बीजेपी का दावा है कि यमुना को करीब आने वाले 3 साल में इसको साफ कर दिया जाएगा। जिस तरीके से यमुना में 18 नाले जो कनेक्ट होते हैं उनको लेकर के एसटीपी प्लांट की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही उच्च स्तरीय बैठक जो है वो सरकार और केंद्र सरकार के साथ लगातार मिलकर के कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि तमाम तरीके की जो यमुना की गंदगी को लेकर के तमाम जो एक्शन है वो किए जा रहे हैं लगातार, और जो जिस तरीके से एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं, अगर किसी अधिकारी या अफसर की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने वहीं अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कभी यमुना में आए नहीं तो वो यमुना साफ कैसे कर पाते। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।